नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज इंडिया फर्स्ट में भारत और इजराइल के रिश्तों पर हम बात करेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 2 दिन के इजराइल का दौरा करके वापस लौट आए हैं। और अजीत डोवाल की यात्रा इसलिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ऐसी संभावना है कि जुलाई में यानी अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करेंगे और ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक होगी। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की है। तो आज दरअसल भारत और जब इजराइल के रिश्तों की हम बात करते हैं तो दरअसल हमें समझना पड़ेगा कि दोनों के रिश्तों का एक इतिहास रहा है, एक जटिल इतिहास रहा है। लेकिन उस जटिल इतिहास के बाद हम देखते हैं कि अगर भविष्य की बात करें तो एक सुनहरा भविष्य है दोनों देशों के रिश्तों में। लेकिन एक तरह की जो झेप थी, एक तरह की जो झिझक थी, वो झिझक अब भारत धीरे धीरे तोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमने देखा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उसके बाद हमने देखा विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी सब जो है इजराइल का दौरा करके आए हैं। इजराइल की तरफ से वहां के राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं, ऐसा कई बार हुआ है, और वहां के प्रधानमंत्री भी भारत आए हैं। तो भारत और इजराइल के रिश्तों को बात करेंगे कि इस झिझक को तोड़कर जब भारत आगे बढ़ रहा है और जबकि एक जटिल दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास रहा है, ऐसे में भविष्य और वर्तमान जो है इन रिश्तों का क्या है और क्या होना चाहिए। और 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दो। हमारे साथ आलोक बंसल साहब है। आलोक बंसल साहब रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान कमर आगा साहब हैं। कमर आगा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और फॉरेन अफेयर्स के स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आलोक जी आपके साथ इस बात से शुरू करता हूं, जब कुछ महीने पहले इजराइल के जो राष्ट्रपति रिवलिन जब भारत आए थे तो उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत से रिश्तों को लेकर इजराइल जो है वो गौरवान्वित है। ये उनके शब्द थे। क्या भारत इस तरह की भाषा का जल्द इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि भारत और इजराइल के रिश्तों का इतिहास जटिल रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल भारत का एक ट्रस्टेड मित्र जो है हमेशा साबित हुआ है। देखिए, भारत और इजराइल के जो रिश्ते रहे हैं वो काफी जटिल रहे हैं और शुरू से रहे हैं। भारत उन कुछ राष्ट्रों में था जिन्होंने इजराइल के क्रिएशन को सपोर्ट किया था। हालांकि हम 2 राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे, क्योंकि जिस तरीके से भारत का विभाजन हुआ था उसी तरीके से फिलिस्तीन का विभाजन हुआ था। लेकिन उसके बाद कई अपरिहार्य कारणों से भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध नहीं रहे। और फिर जब भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध हुए, उसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री 93 में आए थे भारत। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का जाना एक ओवरड्यू है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो दौरा है वो उसी दौरे की तैयारी के संदर्भ में है। पिछले कई सालों में जब से भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, भारत और इजराइल के जो सुरक्षा जो संस्थान है उनके बीच में गहन सहयोग रहा है। और आज जो है इजराइल जो है भारत को रक्षा सामग्री प्रदान करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। दोनों ही राष्ट्र आतंकवाद की समस्या से सफर कर रहे हैं और उसका जो है दोनों निदान चाहते हैं और दोनों में इस विषय पे काफी सहयोग है। तो जैसे जैसे इजराइल के साथ हमारा सहयोग बढ़ता चला जा रहा है, ये आवश्यक होता चला जा रहा है भारत के लिए कि इजराइल के साथ हम ज्यादा गहरी रूप से एंगेज करें। आज अगर आप देखें, इजराइल के जो नागरिक हैं वो भी भारत में पर्यटक के रूप में आना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत उन कुछ राष्ट्रों में से है जहां इजराइल के नागरिक अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। तो जो इजराइल के अंदर जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है, उसके बाद आप देखेंगे कि आप किसी भी पर्यटक स्थल पे चले जाएं जो थोड़ा अलग थलग है, वहां आपको इजरायली पर्यटक बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। चाहे वो हैवलॉक आइलैंड हो अंडमान द्वीप में, या आप नुब्रा वैली में चले जाएं लद्दाख में, या आप ऋषिकेश के ऊपर चले जाएं वैली ऑफ फ्लावर्स में, आपको इन सब जगह इजरायली पर्यटक मिलेंगे। साथ ही साथ कई इजरायली कंपनियां जो हैं भारत के साथ बिजनेस कर रही हैं, जहां ये जो फार्मिंग है, हमारी जो ड्राई फार्मिंग है, इसमें इजराइल ने काफी योग्यता प्राप्त की। और विशेषकर रक्षा क्षेत्र में, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मिसाइल्स हो गई, इन सब में हमारा जो है इजराइल के साथ काफी बड़ा सहयोग है। तो ये आवश्यक हो जाता है भारत के लिए कि उसके साथ एंगेजमेंट रखें। साथ ही साथ जो अभी तक जो समस्या रही है वो ये रही है कि भारत जो है फिलिस्तीन का भी समर्थक रहा है। फिलिस्तीन का दूतावास भारत के अंदर स्थापित है जी। तो जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो संबंध है उसके संदर्भ में अभी तक भारत जो है थोड़ा काफी हद तक थोड़ा सर्कमस्पेक्ट रहा है जहां तक इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने की। लेकिन हमारी जो सुरक्षा की जो आवश्यकताएं हैं वो ये बतलाती हैं, और जिस तरीके से आतंक इस क्षेत्र में बढ़ रहा है
इसकी आवश्यकता बन रही है कि भारत और इजराइल के बीच में गहरा सहयोग हो। हाँ। और मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर हो जब भारत भी ये कहेगा कि हम इजराइल के साथ सहयोग को लेकर गौरवान्वित हैं। कमला साहब, 40 साल लगे दोनों देशों को एक दूसरे देशों में अपने दूतावास खोलने में, और अभी भविष्य की बात छोड़कर अगर मैं पीछे देखूं, अगर मैं देखूं कि इन 40 सालों में और भारत ने जब इजराइल को मान्यता दी उसके बाद क्या आपको लगा था कि इस तरह की, क्योंकि भारत की नीति अरब देशों को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर रही जो वो कहीं ना कहीं भारत को इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में रोक रही थी, लेकिन लगता है आपको कि अब ये कहीं ना कहीं एक संतुलन बैठा लिया है भारत ने, और अब इस फिलिस्तीन के साथ और इजराइल के साथ, दोनों के साथ इक्वली भारत अपने अच्छे संबंधों को आगे रख के बढ़ सकता है? नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये अब दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। देखिए, दो भागों में बटा हुआ था। एक कोल्ड वॉर एरा था, हम सोवियत यूनियन के साथ जुड़े हुए थे और नॉन अलाइन मूवमेंट हमारा पार्ट था, जिसकी लीडरशिप भारत के पास थी। उस पीरियड में हम पूरी तरह से अरबों के साथ थे और आज भी अरबों के साथ हैं, और फिलिस्तीन के कॉज को हम सपोर्ट कर रहे थे। और आज से नहीं कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट में सन 20 सन 30 शुरू से गांधी जी के समय से, और गांधी जी ने इस बारे में किया था, और वो कमिटमेंट आज भी हमारा जारी है उसी तरीके से। उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर कमी आई है, लेकिन ये कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में फिलिस्तीन ने खुद अपने संबंध फिलिस्तीनियों के इजराइल से हो गए, निगोसिएशन शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, टू नेशन थ्योरी की बातचीत आ गई कि इजराइल विड्रॉ करेगा, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा। वहाँ से हम पीछे हटने लगे। एक का ये था कि अब हमारा अब जो रोल इंडिया चैंपियन करता था पैलेस्टीनियन काज को, वो खत्म हो गया, क्योंकि उनके संबंध सीधे हो गए, उसकी ज़रूरत नहीं रही। दूसरी बात ये भी कि अरब देशों ने इस बीच में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कश्मीर का रेजोल्यूशन था, उसकी समर्थन की वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत को लगा। उसकी वजह से ऐसा लगा कि जैसे भारत हमेशा अरब को सपोर्ट करता था, अरब के जितने भी जेन्युइन काज होते थे, उसको ये लगा कि कश्मीर पे आके इन लोगों ने जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, तो उससे काफ़ी यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बदली, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसके बारे में चिंता हुई। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि आतंकवाद बढ़ता हुआ, जैसा आलोक ने अभी बताया, बंसल साहब ने, कि उसकी वजह से हमारी, और फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी इंडिया इजराइल रिलेशन में, इजराइल ने हमारी काफ़ी मदद की अमेरिकन से अच्छे संबंध बनाने में। तो हमारी जो रोड थी अमेरिका पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका जाने की, वो वाया तेल अवीव हम गए थे। पहले हमने इजराइलियों से रास्ते अच्छे किए, फिर इजरायली लॉबी ने हमारा अमेरिका में संबंध, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अमेरिका से हमारे पहले से संबंध थे, लेकिन ये था कि वहाँ पे जो प्रो पाकिस्तान लॉबी थी या कुछ ऐसे संगठन थे जो नहीं चाहते थे कि हो, उसमें हमें मदद भी की, ज्विश वहाँ के जो नेशनल ग्रुप्स थे उन लोगों ने, और एक हमारे काफ़ी घनिष्ठ संबंध बन गए। दोनों देशों में, तीनों देशों में डेमोक्रेसी है, तीनों देशों में अंग्रेजी भी बोली जाती है काफ़ी हद तक, तो और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक ही से है, तो इस वजह से अब कोई झिझक नहीं है, संतुलन के साथ दोनों देशों को लेते हुए भारत आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए जाहिर तौर पर ये यात्रा जो है अब बहुत अहम है, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे अगले कुछ महीनों में, और अजीत डोवाल साहब गए, तो जब अजीत डोवाल साहब गए तो दोनों देशों के बीच एक बड़ी बात जो हुई कि पर्यटन को बढ़ाने को लेकर बात हुई। लेकिन पर्यटन इसका एक भाग है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह की सॉफ्ट कूटनीति है, पर जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर है, आतंकवाद को लेकर दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति, जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखते हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। Incredible India. सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। इंडिया फर्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम भारत और इजराइल के रिश्तों पर बात कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 2 दिन के इजराइल की यात्रा से लौटे हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जाएंगे और ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली इजराइल की यात्रा होगी। और हमने शुरुआत की दोनों देशों के रिश्तों में, इतिहास जो है बड़ा जटिल रहा है, लेकिन अब भविष्य जो है वो सुनहरा है। साफ तौर पर भारत इजराइल के साथ और फिलिस्तीन के साथ, अरब देशों के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो आतंकवाद से लड़ने को लेकर और रक्षा क्षेत्र में। और ये कहा जाता है कि जब ये झिझक थी दोनों देशों के बीच, तब भी इजराइल लगातार भारत की रक्षा क्षेत्र में मदद करता रहा, ऐसा कहा जाता है। और एक सांसद ने, भाजपा सांसद तरुण विजय ने ये सवाल भी संसद में उठाया था कि क्या 1965 और उसके बाद जो अब पाकिस्तान के साथ 1965-1971 का युद्ध हुआ और चीन के साथ जो 1962 का युद्ध हुआ, क्या उसमें इजराइल ने भारत की मदद की थी? संसद में भी सवाल पूछा गया था। हालांकि उस समय यूपीए की सरकार थी और सरकार ने इसका खंडन किया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए एनएसजी और एसपीजी का जब गठन हुआ, उसमें भी इजराइल ने एक अहम भूमिका निभाई थी और इनकी ट्रेनिंग को लेकर एक अहम भूमिका निभाई थी। तो रक्षा क्षेत्र में किस तरह से दोनों देश आतंकवाद से लड़ने में आगे बढ़ सकते हैं, इन सवालों पर मैं आऊंगा। कमर आगा साहब और आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, आतंकवाद से लड़ने को लेकर इजराइल आपको लगता है एक ट्रस्टेड, एक हमारा मित्र रहा है और आगे भी दोनों देश इस संबंध में अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं? देखिए, दोनों ही देश इससे जूझ रहे हैं बहुत लंबे समय से जी। इनकी एक हिस्ट्री है। फिर उसके अलावा ये है कि तकनीक जो उन्हीं ने डेवलप्स की है वो बड़ी यूनिक है, खासतौर से सुरक्षा के क्षेत्र में। फेंसिंग, लेजर फेंसिंग है, इक्विपमेंट्स जो डेवलप किए हैं उन्हीं ने आतंकवाद से लड़ने के लिए। और भारत की सीमा पर भी कहते हैं कि जी हाँ, उसकी भी बात चल रही है। इस तरह की जो उन्हीं ने बहुत से कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कि किस तरीके से आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं उनकी नेगोशिएशंस को काम करने के लिए। फिर उसके अलावा अवैक्स भी उन्हीं ने बनाए हैं जो भारत ने उन्हें लिए हैं, मिसाइल्स हैं, ये सुरक्षा डिफेंस के क्षेत्र में आ जाता है। तो आतंकवाद के लिए इनके पास दूसरी चीज़ ये कि इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। इनकी इंटेलिजेंस जो है मिडिल ईस्ट में काफ़ी उसकी मुसाद की काफ़ी अच्छी रिपुटेशन भी समझी जाती है। वो कहा जाता है कि उनकी पकड़ जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में है, तो उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन भी रहती है। तो वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी भारत को मिल सकता है। और इसके अलावा ये है कि उनका खुद स्वयं अमेरिकन CIA और दूसरी यूरोप की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मुसाद का, उनके साथ भी एक बड़ा संबंध है। तो ये एक इस तरीके से भारत सोच रहा है कि अब ये देखना ये है कि कितनी हमको सफलता मिलती है इस इंफॉर्मेशन के जरिए। लेकिन उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके जो तरीके हैं रोकने के लिए आतंकवाद को, या उनकी जो सिक्योरिटी है चाहे एयरपोर्ट पे हो या दूसरी जगहों पे, ये काफ़ी सक्षम है और इसमें भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है। भारत ने उसमें। और हमारा उनके साथ लगभग
$9 बिलियन का ट्रेड भी है, डिफेंस इक्विपमेंट जो हम खरीद रहे हैं, और $4.5 बिलियन का द्विपक्षीय ट्रेड है दोनों के देश में। तो ट्रेड भी हमारा बहुत, वो दूसरे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर हैं। बिल्कुल, भारत दूसरा जो है सबसे बड़ा कह सकते हैं रक्षा खरीद में इजराइल भारत का 5वां सबसे बड़ा सहयोगी, और एक दशक में हमने $10 अरब की खरीद की। आलोक बंसल साहब, काफी बड़ी ये संख्या है, और करगिल युद्ध में भी ऐसा कहा जाता है कि जब तुरंत आवश्यकता थी तो इजराइल ने तुरंत जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। रक्षा क्षेत्र में जो है किस तरह से दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं भारत की जरूरतों को देखते हुए। यहां मैं एक बात और जोड़ूं कि अभी हाल ही में मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू एक इजराइल के अखबार को, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इजराइल के साथ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इजराइल का रिश्ते बढ़ाने चाहिए ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका सहयोग मिले, और इजराइल एक ऐसा देश है जो हमें हर जगह रोकता रहा है, और अब जो है पाकिस्तान को संबंध बढ़ाने चाहिए। तो इसमें कैसे आप देखते हैं इन संबंधों को? देखिए, संबंधों पे मैं थोड़ी देर में आता हूं, उससे पहले मैं, जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है, कमर आगा साहब ने कहा कि इजराइल के पास कई उन्नत तकनीकें हैं और उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे ड्रोन्स हैं, हमारे पीटीए है, पायलटलेस टेस्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे फेंसिंग की बात की इन्होंने। और जब कारगिल युद्ध के टाइम कई एम्यूनिशंस ऐसी थी जो हमें तुरंत चाहिए थी, तो उस समय हमें इजराइल और साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्रों के पास जाना पड़ा और उनसे मदद मांगनी पड़ी। इजराइल से एक फायदा यह था कि जैसा कि मालूम है आपको, 98 के बाद 96-98 के बाद जो भारत पे सैंक्शंस लगे थे और दुनिया के कई राष्ट्रों ने भारत को इक्विपमेंट देने से मना कर दिया था, इजराइल से उस समय भी हमें इक्विपमेंट मिलते थे। हालांकि कुछ ऐसे उपकरण जिनके की जो पुर्जे तीसरे राष्ट्रों से आए थे उनमें कुछ रोक लगाई गई थी। जहां तक सवाल कोऑपरेशन का है, पाकिस्तान के मुशर्रफ साहब की ये जो बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि हिचक हमारी खत्म हो गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज इजराइल के अरब देशों के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। मिस्र और जॉर्डन के साथ तो उनके संबंध हैं ही, लेबनान के साथ उनके संबंध हैं, पर यहां माना जाता है कि आज की तारीख में सऊदी अरब और जो खाड़ी के अन्य अरब देश हैं उनके साथ भी उनके गहन सुरक्षा संबंध हैं। तो जैसे जैसे जब सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था तो कई बार ये कहा जा रहा था कि इजराइल सऊदी अरब के साथ है। और मैं जब कुछ महीनों पहले इजराइल गया था तो ये बात साफ तौर पर कही जा रही थी, जब कई जगह कई कॉन्फ्रेंसेस में हुआ जहां पे वो लोग ये कह रहे थे कि अरब देश जो हैं, स्पेशली जो खाड़ी के अरब देश हैं, वो उनके साथ हैं। तो इस हालात में जब मुशर्रफ को ये लग रहा है कि जिन देशों के ऊपर वो निर्भर हैं, जैसे कि सऊदी अरब और यूएई, जब उनके संबंध इजराइल से बेहतर हो रहे हैं तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया है कि अब वो भी इजराइल से संबंध ठीक कर ले, अन्यथा वो अलग थलग पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है जरूर, लेकिन साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इजराइल जो है वो चीन का भी बहुत बड़ा रक्षा सहयोगी है। तो ये पूरा जो ट्रायंगल है, भारत, चीन, इजराइल, पाकिस्तान, ये जो पूरा एक चक्र है, इसको कैसे देखा जाना है रक्षा के क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Incredible in
के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं। बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। इंडिया फर्स्ट में आज हम भारत और इजराइल के रिश्तों पर बात कर रहे हैं और भारत और इजराइल के रिश्तों में हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और साथ साथ सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों पर बहुत बात होती रही है। और कृषि क्षेत्र में खासकर ड्रिप इरिगेशन और पानी को, खारे पानी को मीठा बनाने की ऐसी कई तकनीक हैं जो इजराइल के पास हैं और जाहिर तौर से उसमें भारत की वो मदद करता रहा। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि आतंकवाद के मसले पर और रक्षा के क्षेत्र में, यानी रणनीतिक तौर पर इजराइल भारत का एक बहुत अहम मित्र हो सकता है और उसी पर हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ कमर आगा साहब, आलोक बंसल जी बने हुए। कमर आगा साहब, रक्षा की हमने रणनीतिक क्षेत्र में बात करी, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर भारत एक रक्षा के क्षेत्र में इजराइल का एक बड़ा सहयोगी देश है तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए चीन भी एक बड़ा सहयोगी देश है इजराइल का। और इजराइल के कई रक्षा कारखाने जो हैं वो चीन में लगाए हैं और दोनों देश बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं। तो क्या चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उसमें इजराइल के रिश्तों को कैसे भारत आगे बढ़ा सकता है? ये देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। देखने की चीज ये है कि पहली बात तो ये कि बहुत सेंसिटिव मामला होता है डिफेंस का, ख़ास तौर से लेके। एक तो अगर उनके बायलैटरल रिलेशन है तो भारत को कोई आपत्ति नहीं है और जो चीज़ें वो भारत को दे रहे हैं, उसकी सप्लाई, उसकी बाकी सब चीज़ें, या डिफेंस प्रोडक्शन का जो हमारा को प्रोडक्शन यानी भारत के अंदर जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा सामान या बन रहा है, जो चीज़ें बनेंगी, तो उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि हमें स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पे होंगे, सब कुछ होगा। चाइना और पाकिस्तान का भी अभी जिक्र हो रहा है। देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसके अंदर हमको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि किस तरीके से वो यूज़ करते हैं इनका, वो देखना होगा। दूसरी बात ये कि हमें डरने की बात नहीं है, इसलिए कि टेक्नोलॉजिकली जितना डेवलप इंडिया है उतना डेवलप अभी इजराइल नहीं हो पाया। इजराइल ने कुछ क्षेत्रों में बहुत डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन भारत का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो स्पेस फील्ड हो या इस तरह की बहुत सी ऐसी फील्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फील्ड्स में, वो हम उनसे बहुत आगे हैं। तो हमारा उनके ऊपर उस तरीके से डिपेंडेंसी नहीं होगी जैसा दूसरे देशों के साथ, पाकिस्तान या इस तरह से देश जो होते हैं। तो हमें इसकी चिंता नहीं है जैसे और बहुत से देशों। और ये भी है कि
हम बहुत सी चीजें उनसे ले रहे हैं तो हम बहुत सी चीजें उनको दे भी रहे हैं। ये तो हमारा एक पैरिटी उनके साथ बनी हुई है। और एक उनका एक गुड फेथ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके के एग्रीमेंट साइन होते हैं तो उसके अंदर अब वो नहीं रह गया जमाना के चुपके से आप इसको भी दे दीजिए और हमको भी दे दे चीजों पे और ओवरलैपिंग हो, तो वो अब नहीं संभव है। आलोक जी, अभी समय है प्रधानमंत्री की यात्रा को, लेकिन जब प्रधानमंत्री जाएंगे, पहली यात्रा होगी, आपको लगता है कि अभी जो एनएससी की जो यात्रा हुई उसमें तो बात एक बड़ी आई कि पर्यटन के क्षेत्र में 50,000 टूरिस्ट जाते हैं, वो चाहता है, इजराइल चाहता है और ज्यादा टूरिस्ट, लेकिन बड़ी बात यह है कि और क्या चीजें हो सकती है जिस पर थ्रस्ट रहना चाहिए, संक्षेप में जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक सवाल आपने पर्यटन की बात की, पर्यटन में तो काफी स्कोप है, उसको तो मैं कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल के टूरिस्ट तो जितनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं वो आते ही रहेंगे। जहां तक सवाल भारत से इजराइल जाने का, मेनली रिलीजियस टूरिज्म है, स्पेशली जो क्रिश्चियन पिलग्रिम्स हैं जो बेथलहेम और जेरूसलम जाते हैं, और उसके अलावा कुछ लोग और अन्य लोग जाते हैं जैसे कि बहाईज वगैरह हैं, ये रिलीजियस टूरिज्म। प्रधानमंत्री का थ्रस्ट कहां पे रहना चाहिए? प्रधानमंत्री का जो थ्रस्ट रहेगा वो मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया रहेगा। इजराइल के पास कई ऐसी तकनीक है और इजराइल को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां पे बड़ा क्षेत्रफल हो, बड़ी जनसंख्या हो और जहां पे आसानी से वो इन्वेस्ट कर सके। तो मेरे ख्याल से हमें रक्षा क्षेत्र में, चूंकि हम एक दुनिया के सबसे बड़े आयातक हैं और हम काफी बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, इस आयात को हम लेवरेज करके किसी भी कंपनी को ये बोल सकते हैं कि भाई आप आके भारत में निवेश करें। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र में कई ऐसी तकनीकी कंपनियों से बोला जा सकता है कि आप कोलैबोरेटिव निवेश या तो वेंचर्स लगाइए या आप पूरी तरह से निवेश करके भारत के अंदर, जैसे भारत आज उनसे काफी बड़ी संख्या में ड्रोन्स वगैरह खरीद रहा है, और भारत में बनाने का एक और फायदा होगा इजरायली कंपनी के लिए कि दुनिया के कई राष्ट्र इजराइल से डायरेक्टली खरीदने में हिचकेंगे, लेकिन भारत में बनी हुई चीजों को खरीदने में उनको कोई तकलीफ। मेक इन इंडिया एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, बड़ा थ्रस्ट एरिया हो सकता है जिस पर प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान फोकस रहेगा, लेकिन और भी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि दोनों देशों के जो इतिहास था उसको इतिहास को पीछे छोड़ना होगा और एक सुनहरे भविष्य की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर एक खाका जरूर जो है वो खिंचता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करेंगे उसी दिशा में दोनों देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। फिलहाल इंडिया फर्स्ट में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।